आज दिल्ली में जश्न अदब हो रहा, आज दिल्ली में जश्न अदब बोलिए हो रहा। दोस्तों, जश्न अदब का आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन का पहला सेशन जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं जनाब शकील आज़मी साहब के मजमूआ कलाम बनवास के बारे में। और हमारे साथ हमारे वक्त के एक बड़े शायर जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब फ़रत एहसास साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं शकील साहब की इस किताब में एक गज़ल है, वो गज़ल तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने एक मुशायरे में उनसे सुनी थी। 4-5 साल पहले जी। उस गज़ल के कुछ शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सज़ा दे जंगल, बेर भी शबरी के झूठे मेरे हिस्से में नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ कुछ मुझको खिला दे जंगल, अब के बनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्ज़ाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल, मैं ही रावण भी हूँ हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ मुझे कोई दवा दे जंगल। और दो शेर इसके और के ख्वाब ये है कि शिकारी है मुझे घेरे हुए, ख्वाब ये है कि शिकारी है मुझे घेरे हुए और मैं नींद में हूँ मुझको जगा दे जंगल, अब जो जन्मूँ तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं, मर गया हूँ मुझे मिट्टी में मिला दे जंगल। ये गज़ल जब शकील आज़मी साहब ने मुशायरे में पढ़ी थी तो शकील आज़मी साहब उस वक्त शकील आज़मी नहीं थे, कुछ और हो गए थे। एक ऐसी शख्सियत कि जो जंगल के बहाने बहुत दूर दूर तक जा रहा था, उनकी आंखें गीली थी और हम सुनने वालों की भी आंखें गीली थी। और उसके बाद ये किताब यानी उसमें जो नज़में हैं वो वजूद में आई। एक तरह से इस गज़ल का एक्सटेंशन ये नज़में हैं। तो अभी और इसके बारे में गुफ्तगू होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ शकील आज़मी साहब से ही कि एक तरफ एक बेहतरीन गज़ल गो, एक नग़मा निगार और मुशायरों का एक मकबूल शायर, और फिर ये नज़में, और नज़में भी ऐसी कि जिसमें जंगल और क्या क्या उस जंगल में है उसकी गुफ्तगू अभी होगी। वो ख़ुद अपने आप को यानी शकील आज़मी को किस तरह देखते हैं और इस बनवास के पीछे का रहस्य क्या है। हेलो जी चल। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 4-5 साल पहले की बात है ये, और ग्वालियर का मुशायरा था और गालिबन आप भी मुशायरे में हाँ बिल्कुल वो याद आ रहा है। हाँ। तो मुंबई से ग्वालियर का जो ट्रेन का सफ़र है वो 1 रात और आधे दिन का होता है, और पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन से मैंने दादर से ट्रेन पकड़ी रात में कुछ 9 बजे 10 बजे, ऐसा कुछ ठीक से याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ वक्त था। रात में या तो ट्रेन में मुझे या तो बहुत नींद आती है जैसे आपने नींद की कोई दवा खिलाती हो, या तो बिल्कुल नहीं आती है, और मुशायरे का रत जगह है तो भी नहीं आती है। ट्रेन में मेरा ये मामूल होता है, या तो बहुत आती है नींद या तो बिल्कुल नहीं आती है। तो वो रात भी ऐसी थी कि वो बिल्कुल नहीं आने वाली रात थी। हालांकि एसी का डिब्बा था और 12 बजे के बाद आमतौर से
थोड़े शरीफ लोग होते हैं, सोने लगते हैं एसी के डिब्बों में। तो धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बंद होता है और एक सन्नाटा सा और वो एक ट्रेन की आवाज़ जो हमको एक तख्लीकी मूड में ले जाती है, अगर हम जाना चाह रहे होते हैं उस वक्त। तो ये सिलसिला चल रहा था और तख्लीकी मूड कुछ ऐसा बना कि वो जंगल गज़ल शुरू हो गई और मतला हुआ कि मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। हमारे मुल्क की उस वक्त जो राजनीति थी, जो सियासत थी, कहीं न कहीं उसका भी बहुत असर था मेरे जहन पे। और रामचंद्र जी का जो किरदार है, एक तो उनका भगवान का रूप है, दूसरे जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम का जो रूप है, इंसानों में अफजलियत, एक बड़े इंसान, एक जो उनको कहा जाता है, अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि वो है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये शेर अक्सर हवाले में आता है रामचंद्र जी का, जब भी जिक्र होता है हमारे यहाँ उर्दू शायरी में या सेमिनार में। तो ये गज़ल मतलब उस किरदार को, और मैं समझता हूँ कि मुल्क का जो आम आदमी है, ये पूरी गज़ल उस आम आदमी का बनवास है। वो गज़ल आम आदमी की रामायण है वो गज़ल। उसमें अजीब व गरीब शेर हैं। उसमें आखिरी शेर तो ये है कि अब जो जन्मूँ तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूँ। मतलब कि इंसान की वक़्त, इंसान की वैल्यू इतनी ज़ीरो हो गई, इतनी कम हो गई है कि एक इंसान जो है वो दूसरे जन्म में इंसान नहीं बनना चाहता है, वो पेड़ बनना चाहता है। अब जो जन्मूँ तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूँ, मर गया हूँ मुझे मिट्टी में मिला दे जंगल। तो ये गज़ल शुरू हुई ट्रेन में और मैं इस गज़ल के पूरे हिसार में था। आम तौर से आप देखते हैं कि जो हमारे जो मुशायरे, बाज़ारी जो मुशायरे हैं, ख़ास तौर से जो बड़े मुशायरे माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम के जो मुशायरे माने जाते हैं, आप उसको बाज़ारी मुशायरा भी कह सकते हैं, जिसमें शायर को हर बार, अगर मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में कहूँ तो रन बनाने पड़ते हैं। दूसरे मुशायरे में उसको अगर शिरकत करना है तो उसके लिए उसको तालियां बजवानी पड़ती हैं, दाद लेनी पड़ती है। और बहुत कम शायर ऐसे हैं जो ये हिम्मत कर पाते हैं कि कोई भी मुशायरा नई गज़ल से शुरू करें, वरना वो जो उनकी गज़लें मशहूर हैं, जो हिट हैं, उसी से काम चलाते हैं। बीच में एक आध नया ज़रूर कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं। मेरे यहाँ अक्सर ये होता है कि मैं अक्सर अपने मुशायरे में नई गज़ल से शुरू करता हूँ, लेकिन ये गज़ल बहुत रिस्की थी। अब इसकी रदीफ है जंगल, कितना किसकी समझ में आएगी नहीं आएगी, इसके जो बहुत फैली हुई थी। मतलब इसमें जो महदूद नहीं थी कि एक बात कही गई एक जगह से और वहीं पर उसको समझ लिया गया, ये ऐसी गज़ल नहीं थी। इसमें बहुत सारी समतें थीं। तो बहुत बड़ा रिस्क था इस गज़ल से मुशायरा शुरू करना। और मुशायरा जो है वो बड़ा मुशायरा था। बड़े का मतलब सुनने वालों की तादाद ज़्यादा थी, सामीन की तादाद ज़्यादा थी। एक होता है हाल का मुशायरा, एक होता है पिंडाल का मुशायरा। हाल के मुशायरे में क्या होता है कि एक कॉम्पैक्ट होते हैं, सुनने वाले थोड़े शरीफ भी होते हैं, तालियां यूं ही बजा देते हैं। लेकिन जो पिंडाल में वो आपको पूरी तरह से सबक सिखाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता तो वो हूट भी करते हैं और उसका भी इजहार करते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा, ये मत सुनाओ, या ये शायर ही नहीं चाहिए, हमें दूसरे को बुलाओ, ऐसा भी होता है।
तो बहुत रिस्की था, मतलब कि मैं इस गज़ल से शुरू करूं, लेकिन मैंने हिम्मत की और उसी गज़ल से, क्योंकि मैं इस कदर उसके खुमार में था, उसके हिसार में था, उसके नशे में था उस गज़ल के, और मैंने उसी गज़ल से शुरू किया मुशायरा। और वो गज़ल इतनी कामयाब हुई कि लोग खड़े हो गए, ये बता सकते हैं, और लोग स्टेज पर आ गए फूल लेके, हार लेके, बुके लेके। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। 3-4 दिन के बाद राहत इंदौरी साहब का फ़ोन आया। वो मुझे बहुत कम फ़ोन करते थे वैसे भी, मैं भी उनको बहुत कम फ़ोन करता था। तो 3-4 दिन के बाद फ़ोन आया उनका, और ये उनका बड़प्पन है, ईमानदारी है कि उन्होंने कहा कि शकील, मैंने उस गज़ल की दाद, जंगल वाली गज़ल की दाद देने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि मैं तुम्हें अलग से दाद दे सकूं उस गज़ल की। इतनी अच्छी गज़ल है, या इतना मुझे पसंद आई, या ऐसा काम भी हमें कुछ करना चाहिए लीक से हट के। तो ये फिर एक आध गज़ल और हो गई, ऐसे चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं जंगल पर पूरी एक किताब लिखूं। काम मुश्किल था, बहुत वक्त भी लग सकता था, 15-20 साल भी लग सकते थे। लेकिन ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला मुझे, इसमें जो यकसुई मिली मुझे, आप यकीन जानिए सिर्फ 20% काम, 20% काम पहले का था, और 80% काम लॉकडाउन में किया मैंने। और इतना ज़्यादा मवाद हो गया कि 2 किताब छप सकती थी, लेकिन मैंने एक ही किताब छापी, क्योंकि मकसद ऐसा नहीं था, किताब की तादाद बढ़ानी नहीं थी। फिर उसके बाद किसी ने मुझे उर्मिला की कहानी सुनाई। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी आज शरीक होने वाले थे, मदन मोहन दानिश साहब, लेकिन वो आज आ नहीं सके हैं। तो उन्होंने मुझे उर्मिला के किरदार के बारे में एक दिन ऐसे फ़ोन पे बताया। मैं इससे पहले उर्मिला को नहीं जानता था। उर्मिला की कहानी सुन के कई दिनों तक मैं उर्मिला ही बना रहा। मतलब उर्मिला मेरे अंदर समा गई थी कि एक नवब्याहता लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और 14 साल के लिए उसका शौहर, उसका पति जंगल चला जाए, तो उस पर क्या गुजरी होगी उन 14 सालों में, वो कैसे रही होगी महल में। उस कैफियत को मैंने जिया, और फिर उसके बाद मैंने वो नज़्म लिखी, जिसकी काफ़ी पजीराई हो रही है। और कई लोगों ने ये कहा है कि वनवास पर कई लोगों ने राम जी पे नज़्म लिखी है, सीता जी पे लिखी है, लेकिन वनवास के सभी किरदारों पर, तकरीबन सभी किरदारों पर किसी ने नहीं लिखा है। ना तो हिंदी में लिखा गया है, ना तो उर्दू में, तो है ही नहीं। तो पहली नज़्म उर्मिला थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे और रामायण के किरदार मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मेरे दायरे में आता था। ये जो पूरी घटना है ये जंगल में हुई थी, इसलिए वो मेरे दायरे में था, तो मैंने उसको शामिल किया। इसके अलावा जो रियल जंगल है इस किताब का, मतलब उसमें जो जंगल में जो एक हॉरर है, जंगल जो है, जंगल मुल्क भी है, जंगल घर भी है, जंगल बुजुर्ग भी है, जंगल गांव भी है ना, जंगल अनपढ़ जाहिल भी है, जंगल हमारी जड़ भी है, हमारी तहजीब भी है। मतलब जंगल के बहुत सारे इस्तिआरे हैं जो कहीं ना कहीं मेरी नज़मों में आए हैं। फरहत भाई ने बहुत मुख्तसर लिखा है, लेकिन इन्होंने जंगल को जिस तरह से समझाया है चंद लाइनों में, कि जंगल 3 तरह से हमारी शायरी में इस्तेमाल हुआ है। एक तो वो जंगल का जो
तहजीबी और रिवायती जंगल है वो, और जो हमारी शायरी का जंगल है वो, और जो हमारा इख्तियाराती जंगल है वो। तो ये जो 3 तरह से जंगल हैं, वो तीनों तरह से बनवास में एक साथ किस तरह से आए हैं। फरहत भाई इस पर और रोशनी डालेंगे, कम वक्त था वरना ये और लिखते। तो इस तरह से ये बनवास का काम शुरू हुआ, तख्लीकी काम, और फिर इस तरह से ये पूरा हुआ। और इसकी आखिरी नज़्म है, वो हॉरर नज़्म है, उसका नाम है रात की परछाइयों का तांडव। ये नज़्म मैं लिखना चाह रहा था, और आपको बताऊं मैं कि ये नज़्म जब भी शुरू होती थी तो कहीं और चली जाती थी। 3-4 बार मैंने कोशिश की कि मैं जंगल में जो एक डरावना मंज़र है, जो एक खौफ है, रात का जो जंगल है, दोपहर का जो जंगल, हमको हमारे बड़े बूढ़े, हमारी खालाएं, हमारी नानी, हमारे मामू वगैरह रोकते थे कि अभी दोपहर में मत जाना वो पेड़ के नीचे, वहाँ उस बाग में मत जाना, वो रात में उधर मत जाना। तो वो जो एक परछाई बनती है और जो हम तसव्वुर करने लगते हैं, और एक खौफ जो उसमें तख्लीक होता है, क्रिएट होता है, वो 3-4 बार मैंने लिखने की कोशिश की। उसका हल्का हल्का असर आपको पेड़ कभी नहीं मरता है में भी मिलेगा, आवागमन में भी मिलेगा, कथा अनंता में भी मिलेगा। ऐसी कई नज़्मों में उसका असर है, लेकिन पूरी तरह से जो एक हॉरर नज़्म मैं लिख पाया, किताब प्रेस जा चुकी थी, मैंने रुकवाई और ये हो गई ये नज़्म और शामिल हो गई, वरना मुझे ज़िंदगी भर पछतावा होता कि ये नज़्म क्यों नहीं लिखी मैंने। तो वो नज़्म है रात की परछाइयों का तांडव। जी शकील भाई, सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने उर्मिला का जिक्र किया, और उर्मिला का जो कैरेक्टर है, वो जो पूरी राम की कथा है, रामायण है, उसमें नज़रअंदाज किया गया है। जैसा आपने कहा, हिंदी में भी मैथिली शरण गुप्त जो है उसका जिक्र करते हैं, उस पर नज़्म लिखते हैं, उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो जब मैं इस किताब को देख रहा था तो मुझे भी हैरानी भी हुई और एक खुशी भी कि आपने उस कैरेक्टर को पकड़ा और बात की। दरअसल उस जंगल नज़्म से जो गज़ल, जिसका किस रदीफ़ जंगल है, वहाँ से आप जब शुरू करते हैं और उसका जो एक्सटेंशन, जाहिर है कि जब जंगल लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो उसका एक तसव्वुर उभरता है कि उसमें पेड़ हैं, और पेड़ भी आपने किस किस तरह से बबूल का, बेर का, कदम का, आम का, जामुन, इमली, बरगद, तरह तरह के पेड़ हैं उसमें, चरंद परिंद हैं उसमें, जुगनू हैं, और फिर जंगल को लेके फिर बनवास का एक तसव्वुर। तो जाहिर है कि उसमें राम आते हैं, फिर सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, और फिर जब वो वनवास है तो फिर लंका है, फिर रावण है, विभीषण है, कुंभकर्ण है। पूरी सीरीज़ आपके इन नज़्मों की है। गौतम बुद्ध भी उसमें है, और फिर उसको आप जाहिर है कि हालात हाजरा और अपने तमाम जो पूरा परिवेश है उसके साथ भी जोड़ते हैं। तो फरहत साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप जाहिर है कि इन नज़्मों से आप गुज़रे हैं, आपने पढ़ा है, और कोई जो फ़नपारा है वो फ़नकार का, तख्लीक़कार की जो अंदरून में एक दुनिया होती है, उसका एक दरवाज़ा है, वहाँ से हम दाखिल होते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन नज़्मों के हवाले से आपने शकील आज़मी साहब की शायरी को किस तरह से देखा है, उस पर ज़रा सी रोशनी डालें। अच्छा, शुक्रिया। तो ये तो बहुत से राज तो इन्होंने फाश किए हैं ख़ुद शकील आज़मी ने, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी शायरी के बारे में शायर ख़ुद जो कुछ कहे वो सच भी हो। बिल्कुल सही। और ज़्यादातर गलत होता है। बहुत अच्छा। तो ये आज नहीं, मतलब गालिब ने भी एक बार कहा था अपने किसी खतवत में कि शायर मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर मत जाओ। लेकिन वो एक तो अंदरूनी एक चीज़ होती है आपके अंदर, एक इंट्यूटिव एक चीज़ होती है जो, क्योंकि शायरी जो लफ्ज़ों से बना हुआ एक मतन है, तो वो दूसरे तक पहुंचता है तो वो अपने तौर पे उसका मालिक बन जाता है, तो फिर वो खुद उसका तख्लीक़कार भी हो जाता है। तो ये जो
मेरे लिए तो ये बहुत ख़ुद को मुबारकबाद देने की बात है कि हमारे दरमियान से एक आदमी ऐसा निकला जो जिसने वो बात कही जो हम सब कहना चाहते हैं। मतलब शायरी जो है वो दरअसल जंगल की आवाज़ है। आदमी के अंदर जितना जंगल है उतना ही वो शायर है या फनकार है। ये तो मेरा ईमान है। और हमारे यहाँ तो चूँकि गज़ल की शायरी जो है वो पिछले 1000 साल में फ़ारसी से लेके और उर्दू तक उसमें जंगल और शहर की ऐसी जंग जारी रही है जो और कहीं हमें नज़र नहीं आती उस शक्ल में। अब वहाँ सारा मामला ये है कि आदमी, अब मोमिन खां का एक शेर आप देखिए, 19वीं सदी का शायर है, वो कहता है कि कर इलाजे जोश वहशत चारागर, ला दे एक जंगल मुझे बाजार से। क्या कहना। तो अब 19वीं सदी का शायर जंगल जो है उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश कर रहा है। ला दे एक जंगल मुझे बाजार से। हमारे यहाँ मोहम्मद अलवी हमारे बहुत बड़े शायर थे। अब उन्होंने एक पहलू जंगल का दिया कि पेड़ से पेड़ लगा रहता है, प्यार होता है घने जंगल में। क्या कहना। तो हमारी पूरी शायरी ख़ास तौर पे ये जदीदियत क्लासिकी शायरी जो है उसमें तो आशिक जहाँ घबराया फ़ौरन भागा जंगल की तरफ। मतलब एक पाँव उसका शहर में होता था, दूसरा और कई और पाँव होते तो वो सब जंगल में होते। तो ये जो है जंगल एक पनाहगाह के तौर पर, तहज़ीब जो है वो एक झूठ है, झूठ का नाम है। तहज़ीब एक रूटीन का नाम है, एक ऐसी रूटीन का जो आदमी को मुर्दा करती है, मुर्दा कर देती है। निज़ाम का नाम है, एक जब्र का नाम है, एक डिप्रेशन, क्वेरशन। और जंगल शहर जो है वो एक तरह का मुलम्माकारी है, वो पर्दे डालता है आपके ऊपर। वो जंगल की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाई गई एक चीज़ है, लेकिन जंगल को काट के फिर शहर बनता है। तो शहर जो है वो किस तरह से आदमी को रोकता है आदमी बनने से, और उसकी फितरत को किस तरह से क्रिपल करता है, उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको अपंग बनाता है, पैरालाइज कर देता है। तो ये सब हमारी गज़ल में मौजूद है। तो अब इसको इन्होंने मतलब हर गज़ल में एक शेर दो शेर तो होता ही है जंगल या शहर की बाइनरी अपोजिशन का। और शकील ने जो काम किया है वो बहुत कि उसको फोकस पे ले आए, उस जंगल के तजर्बे को फोकस पे ले आए, और जंगल किस किस तरह से आदमी में मौजूद है और किस किस तरह से आदमी के अंदर है, और आदमी को देखता है, आदमी उसको देखता है। बाहर है तो वो किस तरह से देखता है आदमी को, आदमी उसको किस तरह देखता है। एक हसरत, एक तमन्ना कि आदमी हम जैसे होने चाहिए वैसे कैसे रहें। ये जंजीरें जो हमारी, जैसे फ्राइडियन साइकोलॉजी है, फ्राइडियन साइकोलॉजी सारी यही है कि आप जो हैं वो जैसे जैसे महज़ब होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी फितरत जो है, आपकी नेचर जो है, और उसका जो फौरीपन है, इमीजिएसी है, उससे अलग होते चले जाते हैं। तो जितना आप बाहर मुर्दा होते जाते हैं वैसे वैसे आप शहर बनते चले जाते हैं या महज़ब बनते चले जाते हैं। तो ये एक तो प्रोसेस है पूरा। तो आप हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं जंगल का हरापन, उसका फितरीपन, उसकी नेचुरलनेस, उसकी आज़ादी और उसका बहाव, उसके और शहर के मुर्दापन के दरमियान रहता है। और जैसे जैसे वो अपने मतलब शहर बनता जाता है वैसे वैसे महज़ब बनता जाता है, वैसे वैसे वो उसके अंदर का फितरी जो आदमी है वो कट कट के गिरता चला जाता है।
तो ये पूरा एक स्पेस है बीच में। तो ये जो नज़्में शायरी है बनवास की, ये इन दोनों के दरमियान जो कशमकश है और जो तजुर्बे हैं उनकी शायरी है। और ये पहली बार हमारे यहाँ हुई है इस तरह की शायरी, खालिस फोकस करते हुए जंगल के तमाम तर मुमकिन जो तजुर्बे हैं, बहुत से तजुर्बे मुमकिन हैं और बहुत से हैं, लेकिन जो दायरे इजहार में आए हैं इस किताब में वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर मामूली तख्लीकी एक काम है ये। जी, ये इस मजमूए में जो नज़में हैं और गज़ल जो गज़लें हैं, एक तो हर नज़्म और हर गज़ल ज़ाहिर है कि अपने आप में उसका जो एक ख़ास तरह से जो पार्ट उसका जो होना चाहिए उसकी मांग करती है और वो अपने पूरे वजूद के साथ खुलती है। उसी के साथ साथ एक मामला ये भी है कि उनको यानी इस पूरी किताब को अगर आप एक सीटिंग में या 2 सीटिंग में पूरी को पढ़ें तो फिर एक पूरा एक तसव्वुर भी बनता है और ऐसा लगता है कि नज़्म जो इसमें कही गई हैं उनके रेशे कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं। तो इस हवाले से तो आपके क्या तजुर्बात रहे इसको लिखते, क्योंकि आप एक साथ यानी लॉकडाउन में एक तसलसल के साथ ये लिखे गए, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर किस तरह से इन नज़मों को आप देख रहे हैं कनेक्ट होते हुए, उस पर थोड़ी सी रोशनी। देखिए, जो रामायण के किरदार हैं उन नज़मों की जो तरतीब है किताब में, जो उसका नंबर जो क्रम है उसका, तो उसकी जो तरतीब है उन नज़मों की तो वो सीरियल वाइज है। मतलब कि रामचंद्र जी घर से चले बनवास के लिए, तो उसके बाद क्या क्या हुआ जंगल में जब वो दाखिल हुए, तो सबसे पहले अहिल्या से मिले वो, उसके बाद केवट से मिले, उसके बाद फिर वो सुर्पनखा आती है, उसके बाद ये जटायु आता है, उसके बाद शबरी आती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने सिलसिलावार लिखा उसको, जो किरदार मुझे जब मुझ पे हावी हुआ और उसने लिखवाना चाहा तो उसको मैंने लिख दिया, सिलसिलेवार नहीं लिखा मैंने। मर्यादा पुरुषोत्तम मैंने आखिर में लिखा, रावण मैंने आखिर में लिखा, ठीक है। अग्नि परीक्षा मैंने बाद में लिखी नज्म। और इस नज्म में एक किताब में एक ऐसी नज्म है जो है वापसी, उसका उन्वान है वापसी। वो पूरी की पूरी तरह वो काल्पनिक है। वो नज्म एक शायर की कल्पना है कि जब 14 बरस पूरे हो गए राम जी के और वो अयोध्या वापस लौट रहे हैं, तो उनके और 14 बरस जंगल से जो रिश्ता बना है राम जी का जंगल से और जंगल का राम जी से, तो अब ये जंगल और राम जी के बिछड़ने का जो दुख है, क्योंकि वो जंगल क्या, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब के सब जो है वो उनके लिए वो इंसानी शक्ल रखते थे, ठीक है। तो वो आपस में बिछड़ने का जो दुख है वो उस नज्म में है। अगर आपने वो नज्म निकाली है वापसी, ये ऐसी नज्म है जो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थी ये नज्म। और ये एक शायर की कल्पना है
कि 14 बरस के बाद जब वो जंगल छोड़ के घर आ रहे हैं, अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो जंगल पर क्या गुजरी, खुद राम जी पे क्या बीती, वो नज्म मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नज्म का इसका उन्वान है वापसी। और फिर खत्म हुए 14 बरस, एक वचन पूरा हुआ, राम को एक जमाने के बाद मातृभूमि का बुलावा आया, उनके सीने में उतर आई अयोध्या पूरी, मन की आंखों में कई ख्वाब जगे गीले से, और फिर पांव मचलने लगे चलने के लिए अपने बिछड़े हुए लोगों की तरफ। एक नया रंग लिए चेहरे पर राम कुटिया से अभी निकले हैं, अपनी यादों के महल की जानिब, सर झुकाए हुए गमगीन दरख्त चल पड़े राम के पीछे पीछे। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये एक शायर की काल्पनिक रचना है कि उसने सोचा कि 14 बरस राम जी जैसा किरदार जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो जंगल को छोड़ के जा रहे हैं, तो जंगल पे और खुद उन पे क्या गुजरी, उस बिछड़न से क्या क्या गुजरी है। आगे मैं सुनाता हूं ये नज़्म। सर झुकाए हुए गमगीन दरख्त चल पड़े राम के पीछे पीछे, रास्ते लेके उन्हें बाहों में उनकी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जानवर सारे कतारों में खड़े रोते हैं, साइबानों की तरह सर पे उड़ा जाता है, धूप में छांव बनाता हुआ चिड़ियों का हुजूम। साइबानों की तरह सर पे उड़ा जाता है, धूप में छांव बनाता हुआ चिड़ियों का हुजूम, नदियां तोड़ रही हैं साहिल राम के पैरों को छूने के लिए। नदियां तोड़ रही हैं साहिल राम के पैरों को छूने के लिए, झरने गाते हैं अलविदाई गीत और हवाओं में है गम का संगीत। राम जाते हुए खुश भी हैं दुखी भी हैं बहुत, उनका जंगल से जो रिश्ता है अजब रिश्ता है, दिल में कुछ ऐसा है जो टूट रहा है जैसे, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है जैसे, राम मौजूद हैं हर जर्रे में बन के एहसास, अलविदा कहते हुए राम को जंगल है उदास। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये नज़में जो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि जो है भाई आपने रामायण के किरदार उठाए और लिख दिए, नहीं, उन किरदारों को जिया गया है, उन किरदारों की कहानी को समझा गया है, उन किरदारों को समझा गया है वो चाहते क्या थे। अब मैं आपको बताऊं कि राम जी जब शबरी से मिलते हैं, मतलब ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है ना, लेकिन हम यूपी के हैं तो हमने राम लीला देखी है और हम जो बड़े किरदार हैं उनसे हम वाकिफ हैं, लेकिन ये जो छोटे किरदार हैं, त्रिजटा है ना, खुद उर्मिला को बहुत कितने लोग जानते हैं, उर्मिला को नहीं जानते हैं लोग। तो शबरी से जब मिले हैं राम जी, तो शबरी ने उनको बताया उस अड्डे के बारे में जहाँ पे सुग्रीव हैं, जहाँ पे बाली हैं, जहाँ पे हनुमान हैं, जहाँ पे जामवंत हैं, ये तमाम लोग मतलब यूं समझ लीजिए कि रियासत के निकाले हुए, मुल्क बदर किए हुए लोग हैं, और एक पहाड़ पे अड्डा बना के रह रहे हैं वहां पर, और बेकार हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, बस दिन गुजर रहा है। बाली ने निकाल दिया है उनको, ये बैठे हैं आलोक भाई, पूरा इनको कहानी पता है, उनके पास कोई काम नहीं है। कितनी फिल्में बनी है सिर्फ इसी एक कहानी पर, मतलब एक जेलर ने जेल के कैदियों से जो काम लिए हैं, कितनी फिल्में बनी है इस थॉट पर, खाली इसी थॉट पर कि राम जी वहां गए उस पहाड़ पर, और वहां पर वो तमाम लोग मिले और उनको उन्होंने काम बताया कि ये काम करना है। उसमें काम क्या था कि उसमें सीता जी की खोज करनी थी, और उसमें वो पुल बनाना था, रास्ता बनाना था उस पर समुंदर पर, और जंग होनी है नहीं होनी है ये तो तय नहीं था। जंग तो तब हुई जब उन्होंने अंगद को भेजा दूध बना के, और रावण ने कबूल नहीं किया, उसने खुद कहा कि नहीं हम जंग करेंगे, वरना राम जी जंग नहीं चाहते थे। तो जंग तो बाद में तय हुई कि जंग होनी है। कहने का मतलब ये है कि ये
इन किरदारों की बारीकियां भी समझी मैंने, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया है। उन किरदारों को समझा, कहानियों को समझा, और इसमें मेरे कई हिंदू दोस्त, कई ब्राह्मण दोस्त मेरे, जिन्होंने मुझे इन किरदारों के बारे में ठीक से मुझे जानकारी दी। उसमें ख़ास तौर से मैंने अभी नाम लिया था मदन मोहन दानी साहब, जो मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने मुझे इन किरदारों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, बताया, और भी कई दोस्तों से मैंने पूछा और उसको समझा। क्योंकि बगैर, आप अगर किसी चीज़ पर लिख रहे हैं तो उसको बगैर समझे, बगैर जाने नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितने भी किरदारों पर ये नज़में लिखी गई हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन किरदारों को कितना समझा गया है, उनकी आत्मा तक पहुंच के उस पर काम किया गया है। और ये मेरी किताब का 1/3 पार्ट है। ये मेरी किताब का 1/3 पार्ट है। बड़ा पार्ट तो जो है वो रियल जंगल है, मतलब पेड़ों पर नज़में हैं, आम, जामुन, इमली, महुआ, देवदार का रिश्ता पार्वती से है, वो मैंने उसमें इस्तेमाल किया है। कदम का वो राधा से है, कृष्ण से है, वो मैंने उसमें इस्तेमाल किया है। तो बहुत, और फिर मेरा ताल्लुक खेतों से है, खलियानों से है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने हल चलाए हैं, तो मैंने पेड़ों को बहुत अच्छी तरह से समझा है, पौधों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। और मैंने उन्हीं पेड़ों पर लिखा है जो मेरे नज़दीक के थे, जिनसे मेरा रिश्ता था बचपन से, एक रूहानी रिश्ता था जिन पेड़ों से, उन पर लिखा है मैंने। कदम से मेरा रिश्ता बहुत गहरा नहीं था, लेकिन था, तो वो भी मेरे बचपन से था। लेकिन देवदार से इतना नहीं था मेरा रिश्ता। हमारे यहाँ यूपी में देवदार नहीं होते थे पहले, अब होते हो तो पता नहीं मुझे। तो इसके बावजूद मैंने इन किरदारों पर जिनको भी किरदार बनाया है उसको उसी तरह से लिखा है। और कई नज़्म, जैसे इंसान और जंगल या दुनिया से पहले से जंगल है। आप अगर देखें, आदम ने जो गंदुम खाया था, गेहूं खाया था, वो भी जंगल ही है ना। मतलब दुनिया में आने से पहले भी जंगल था, हैं? दुनिया के बाद भी जंगल। तो जंगल इतना मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर और भी काम किया जा सकता है, और भी हो सकता है, और भी लोग शायद करेंगे। मैं जितना कर सकता था किया मैंने, और मुझे लगता है कि और भी किया जा सकता है। शकील भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और जी चाहता है कि उस पर और मज़ीद बातचीत की जाए, मगर वक्त कम है। तो एक सवाल मैं सिर्फ फ़रत एहसास साहब का लूँगा। जी, उससे पहले जो आपने जड़ों से जुड़ने की बात की है, यकीनन ये सारी नज़में और इसमें जो गज़लें हैं वो उससे हमें ये पता चलता है कि जी मैं पढ़ता हूँ। और ये किताब जो आपने अपने दादा और परदादा के नाम जो है उसको किया है, और इसी के साथ आप उसमें पंडित राहुल सांकृत्यायन और उपाध्याय हरिऔध का जो है उनको किया है। तो ये महापंडित राहुल जी, मैं आपको बताऊं जी, ये भी मेरी तरह ननिहाल में पले, और ये भी घर छोड़ के भाग गए थे। और भाई साहब 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, ये आदमी आधी दुनिया घूम चुका था। गैर मामूली बात है ये, जब साइकिल भी नहीं थी लोगों के पास। और ये मेरे आजमगढ़ के हैं, मुझे फ़ख्र है, इसलिए मैंने इंतसाब इनके नाम किया है। जी यकीनन फ़रत साहब ने जो इस ब्लड पर लिखा है, जो जिसका जिक्र भी आपने किया है कि तीन बार, कि बनवास इंसान और जंगल की एक दूसरे में आमद और रफ्त का शेरी पैकर है, जिससे शकील आज़मी ने एक अनोखा तख्लीकी बयानिया तरतीब दिया है। जंगल हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी में कम अज़ कम 3 लाजमी शक्लों में शामिल रहा है। क़दीम फ़ितरी जंगल, हिंदुस्तानी तहज़ीबी रवायत का रोमानी जंगल, और तीसरा उर्दू शायरी का इस्तिआराती जंगल। शकील आज़मी ने इन तीनों को एक वसी तर शेरी बयानिए में यकजा कर दिया है। बनवास शकील आज़मी के शेरी सफ़र का
एक नहायत रोशन और गैर मामूली संगे मील है जिसका शाया निशान इस्तकबाल किया जाना चाहिए। ये फ़रत एहसास साहब ने इस किताब के बारे में लिखा है। तो बस एक आखिरी सवाल मैं फ़रत साहब से ये करना चाहता हूँ कि गज़ल और नज़्म, गज़ल ज़ाहिर है कि उसका एक अपना क्राफ्ट है, रदीफ़, काफ़िया, उसकी बहर, और उसको साध लेता है शायर और कोशिश करता है उसमें अपने ख़यालात को पिरोने की, और कुछ अच्छे शेर भी निकल आते हैं, अगर हमेशा बहुत अच्छे शेर ना हो तो भी। लेकिन नज़्म बिल्कुल एक अलग तरह की जो पुख्तगी की मांग करती है, उसमें एक ख़याल का तसलसल होता है और उसको कायम रखना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं इन नज़मों के हवाले से फ़रत साहब का एक कमेंट चाहता हूँ कि वो इस क्राफ्ट के एतबार से और उस नज़्म की पुख्तगी के एतबार से और वो किस तरह से उनकी तरसील के हवाले से कैसे आप इन नज़मों को देखते हैं, इस पर आपका कमेंट। कि मैं तो भाई ऐसा है कि पक्का गज़लिया हूँ। गज़लिया तो बुनियादी तौर पे मतलब हम तो 4, 10, 15 लफ्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लफ्ज़ होंगे, इसी में सारा खेल करते हैं। वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। लफ्ज़ जितने बढ़ते जाते हैं किसी भी शायरी में, वैसे वैसे उसमें मानी कम होते चले जाते हैं, डाइल्यूशन आता चला जाता है, और उसकी जो टेंशन है पूरा इसका स्ट्रक्चर का, वो ढीला पड़ता चला जाता है। वह एडगर एलन पो एक नावलिस्ट थे, उन्होंने तो ये कहा है कि जितनी तवील नज़्म होगी उतनी ही कम नज़्म होगी। वाह वाह। शायरी उतनी कम होगी इसमें। तो एक तो ये मामला है, तो ये एक तो मेरा अपना बायस है। मैं सबसे कहता हूँ कि मैं गज़ल के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट आदमी हूँ, लेकिन इसमें होता ये है कि नज़्म जो है इसमें इन्होंने, चूँकि ये सारा मामला तख़य्युल पर है और इमेजरी पर बेस्ड हैं सारी नज़में, और इसमें एक अंदरूनी एक आहंग हर नज़म का है, तो वो मुझे लगता है कि ये नज़में एक शेरी हैं। मतलब ये जिस तरह से इनको बनाया गया है नज़मों को, ये एक तसलसल, इस तरह का तसलसल जो एक शेर में हम देखते हैं कि इसमें पैकर और इस्तिआरा जो है वो अपना आहंग के साथ काम करता है। तो ये चूँकि आहंग पर मबनी नज़में हैं, इसलिए ये मुझे काफ़ी अपने आप से मतलब एक आइडेंटिफाई करने पर की तरफ ले जाती हैं। तो ये अभी हमारे पिछले 10 वर्षों में जो नज़में लिखी गई हैं, इसका मतलब मैं तो नज़मों से बिल्कुल मायूस। मैंने शुरू में नज़में 50, 60, 70 नज़में कहीं, पहले मजमूए मेरे हैं, उसके बाद नज़में नहीं कहीं मैंने। ये शबनम शाही बैठी हुई है, बहुत अच्छी नज़म की शायरा हैं। तो नज़म जो है जिसके अंदर पूरी नज़म जो है वो एक कुल हो, मतलब जिसमें गैर ज़रूरी चीज़ें ना हों, लेकिन नज़म को बनाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं उसको सस्टेन करने के लिए। जब तक आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए नज़म के, उसमें बहुत सी गैर ज़रूरी, तकरीबन 3/4 चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, फ़ज़ा साज़ी सिर्फ होती है। लेकिन ये नज़में जो हैं इनमें एक जैसे होता है ना, तीर, चलते हुए तीर की तरह, कड़े कमान का तीर जैसे कहते हैं, उस तरह की चीज़ है। जैसे शायर कैफी ने नज़में लिखी हैं, ये 3-4 शायर इधर पैदा हुए हैं जिन्होंने नज़में, खुर्शीद अकरम हमारे दोस्त हैं जिन्होंने नसरी नज़म के लिखी हैं, लेकिन बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। तो इस लिहाज से यहाँ ये नज़में जो हैं वो नज़मों के अंदर हमारी जो उर्दू शायरी की जदीदियत की रवायत वाली जो शायरी थी, उसमें एक नया पहलू, एक ऐसा जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये हर नज़्म जो है वह एक तरह का एक शेर कहने की कोशिश की गई है। तो इस लिहाज से ये मुझे बांध के रखा है, वरना मैं भाग खड़ा होता हूँ नज़्मों से। शुक्रिया फ़रत साहब।
इस सेशन को हम शकील साहब की एक नज़्म के साथ ख़त्म करेंगे और वो इस नज़्म जो इसमें है उस सिलसिले की आखिरी नज़्म है इस किताब में। और दरअसल मुझे जो महसूस हुआ उस वनवास से शुरू करते हुए आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो इस नज़्म में मुझे महसूस हुआ। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ, पेड़ कभी नहीं मरता है, कि घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज़ में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं, लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए, किसी को भी मालूम नहीं है। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं वैसे ही मौसम में चुपके पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो पीला या पीला कर दो, ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। शकील आज़मी साहब, आपको मुबारकबाद इतनी खूबसूरत किताब के लिए और इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया इस गुफ्तगू में। और जनाब फ़रत एहसास साहब, हाँ वो पता नहीं, सामने एक प्रोफेसर बैठे हैं ना सर, उन्हें देख करके तो फ़रत एहसास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही।